Hello children, this is chapter 6, The Making of a Scientist. This chapter is written by Robert W. Peterson. Today I will explain the summary of this chapter, and in this chapter only two main characters are there. इस lesson में दो characters हैं, एक है Ebright who is a great scientist and his mother और इनकी माँ. So let's begin to this chapter. चलिए इस lesson को शुरू करते हैं. Ebright's astonishing achievement, astonishing, surprising. Ebright के surprising achievements क्या क्या थे? Richard H. Ebright excited the scientific world by publishing an article in a science journal, Proceedings of the National Academy of Science, at the age of 22. रिचर्ड एच एब्राइट ने साइंटिफिक वर्ल्ड को पूरी तरह एस्टोनिशिंग कर दिया, सरप्राइज कर दिया बाय पब्लिशिंग एन आर्टिकल, अपने एक आर्टिकल को पब्लिश करके, जिसको उन्होंने पब्लिश किया था इन ए साइंस जर्नल, एक साइंस की मैगजीन में. उसका नाम क्या था? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. एट द एज ऑफ 22 ईयर्स की एज में. द आर्टिकल वॉज कंसर्न विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. और आर्टिकल जो था किस चीज से रिलेटेड था? एक न्यू थ्योरी पे, जिसके बारे में इससे पहले कोई भी नहीं जानता था. और वो क्या था? ऑन हाउ सेल्स वर्क, किस तरह सेल जो है वो वर्क करते हैं. His college roommate also made his contribution to this outstanding work. अब उनके कॉलेज का जो रूममेट था, जिस कॉलेज में वो रहते थे, उसी कॉलेज में उनका जो रूममेट था, उसका भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन था उनके इस आउटस्टैंडिंग वर्क में. मींस जिसको देख करके, पढ़ करके पूरा साइंटिफिक वर्ड जो था वो एस्टोनिशिंग हो गया, सरप्राइज हो गया. The publication of this article was a stepping stone to many later achievements in his career. और उनका जो ये उन्होंने जो आर्टिकल पब्लिश किया था, ये आर्टिकल का जो पब्लिकेशन था वो एक माइलस्टोन मीन्स आगे जाकर के एक ऐसा जो था स्टेप स्टोन साबित हुआ, जिसके बेस पर उन्होंने बहुत सारे अपने फ्यूचर में अचीवमेंट्स किए अपने कैरियर में. एब्राइट्स चाइल्डहुड. अब एब्राइट का जो चाइल्डहुड था, जो बचपन था, वो कैसा था? एब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स हु लिव्ड इन पेनिसिल्वेनिया. एब्राइट जो थे वो अपने पेरेंट्स के अकेले बच्चे थे जो कि पेनिसिल्वेनिया में रहते थे. सिंस देयर वॉज नो स्कोप फॉर प्लेइंग फुटबॉल और बेसबॉल, ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स लाइक रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. क्योंकि जिस जगह ये रहते थे वहां पर लोग फुटबॉल या बेसबॉल जैसे गेम नहीं खेला करते थे, तो इसलिए एब्राइट ने अपने अंदर एक हैबिट जो थी वो डेवलप की. वो क्या हैबिट उन्होंने अपने अंदर डेवलप की? वो चीजों को कलेक्ट किया करते थे, गैदर किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे. और वो चीजें क्या थी? रॉक्स थे, चट्टाने थी, फॉसिल्स थे. फॉसिल्स मीन्स आप कह सकते हो मीन्स हिस्टोरिकल थिंग्स, ऐसी बहुत पुरानी चीजें जिनके बारे में लोग आसानी से नहीं जानते हैं. एंड कॉइन्स और सिक्कों. ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी. और एब्राइट जो थे उनको एस्ट्रोनॉमी मीन्स गैलेक्सी, स्टार, सन, मून, इन सारी इसके साइंस में भी उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. हिज मदर ऑल्सो एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट. और उनकी माँ जो थी, उनके जो भी इंटरेस्ट थे, जो भी शौक थे, उनको और भी ज्यादा एनकरेज करती थी, उनको और भी ज्यादा बढ़ावा देती थी. शी बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एटसेट्रा. अब उनकी माँ ने उनको क्या क्या चीजें लेकर के दी थी? टेलीस्कोप लेकर के दिया था, जिससे कि वो जो उनके शौक थे स्टार वगैरह को देखने के, उसको पूरा कर सकते थे. माइक्रोस्कोप जो कि बहुत माइनर सेल्स होते हैं, जिनको सिर्फ हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए उनको माइक्रोस्कोप ला करके दिया. उनको कैमरा ला करके दिए. और माउंटिंग मटेरियल्स मींस इन सारी चीजों के लिए जो भी कंसर्न रिलेटेड मटेरियल की जरूरत होती है वो सब उन्होंने ला करके दिया. When Richard was in 3rd grade, जब रिचर्ड सिर्फ 3rd ग्रेड मीन्स 3rd क्लास में थे,
हिज फादर डाइड, उनके पिता जो थे वो नहीं रहे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। सो हिज मदर वॉज हिज ओनली कंपेनियन एट होम। तो उनके फादर की डेथ के बाद उनकी माँ ही जो थी वो उनकी अकेली कंपेनियन मीन्स मेट मीन्स साथी, फ्रेंड रह गई थी घर में। हिज मदर समटाइम्स इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू प्ले विद हिम। कभी कभी उनकी माँ जो थी वो एब्राइट के कुछ दोस्तों को घर पे बुला लिया करती थी एब्राइट के साथ में खेलने के लिए। बट एट नाइट, लेकिन रात में, शी वॉज हिज सोल कंपेनियन एंड शी हेल्प्ड हिम टू लर्न अ लॉट एट ए वेरी यंग एज। लेकिन रात के समय सिर्फ एक अकेली उनकी माँ ही उनकी साथी हुआ करती थी, जो कि उनकी किसी भी चीज को सीखने में बहुत ज्यादा मदद किया करती थी, और ऐसा उन्होंने उनकी यंग एज मीन्स जब वो अच्छे खासे बड़े हो गए तब तक उनका साथ दिया। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन हिज स्कूल। उन्होंने अपने स्कूलिंग लाइफ में मीन्स जब वो जो थे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत हमेशा अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में टॉप ग्रेड्स जो थे वो सिक्योर किए पाए। एब्राइट्स इंटरेस्ट इन बटरफ्लाईज। अब एब्राइट का इंटरेस्ट जो है, शौक जो है वो बटरफ्लाईज में हो जाता है। हाउ, कैसे? फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड एब्राइट वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाईज। जब एब्राइट जो थे वो छोटे थे तब उनका जो था बटरफ्लाईज में बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, और जब वो सिर्फ सेकेंड ग्रेड में थे, ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाईज विच वर फाउंड नियर हिज होम टाउन। जब वो सिर्फ सेकेंड क्लास में थे उस टाइम उन्होंने क्या किया था, बटरफ्लाईज की 25 स्पेसीज मीन्स काइंड्स और टाइप्स, उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाईज की 25 स्पेसीज, 25 टाइप्स की बटरफ्लाईज को जो था उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। विच वर फाउंड नियर हिज होम टाउन, जो उनका होम टाउन था, जिस जगह वो रहते थे उसके आसपास में ही उनको मिली। वन डे हिज मदर गिफ्टेड हिम ए बुक। एक दिन एब्राइट की माँ ने उनको एक बुक गिफ्ट की, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10th, और उस बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10th। दिस बुक डिस्कवर्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। अब इस बुक में क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या उसमें जो है एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह जो मोनार्च बटरफ्लाईज होती हैं, माइग्रेट मीन्स टू मूव वन प्लेस टू अदर, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो बटरफ्लाईज जो हैं वो एक जगह से सेंट्रल अमेरिका किस तरह माइग्रेट होती हैं, किस तरह जाती हैं। इट ओपनड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर द यंग साइंटिस्ट। और इस बुक को पढ़ने के बाद एब्राइट के लिए साइंस का एक बहुत वाइड, ब्रॉड, बड़ा सा जो था वर्ल्ड ओपन हो गया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने आगे अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। टैगिंग ऑफ बटरफ्लाईज। अब जबकि उनका इंटरेस्ट बटरफ्लाईज में हो गया तब उन्होंने कैसे बटरफ्लाईज को टैग किया। एट द एंड ऑफ द बुक को जब उन्होंने पूरा पढ़ा तो उस बुक के एंड में क्या था, लास्ट में क्या था, देयर वॉज ए रिक्वेस्ट टू द रीडर्स। वहां पढ़ने वालों से, रीडर्स दोज हु वर रीडिंग दिस बुक, पढ़ने वालों से एक रिक्वेस्ट की गई थी। दे वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प इन द रिसर्च ऑन बटरफ्लाई माइग्रेशंस। उनसे क्या कहा गया था कि वे बटरफ्लाईज जो कि माइग्रेट होती हैं, मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उन पर रिसर्च करने में मदद करें। किसकी? हु वॉज राइटिंग दिस बुक, जिसने इस बुक को लिखा था। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बीइंग मेड बाय डॉक्टर अर्क्यूहर्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी इन कैनाडा। अब देवर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि बटरफ्लाईज को टैग करें फॉर रिसर्च के लिए, बीइंग मेड बाय, जिसको कि बनाया गया था डॉक्टर अर्क्यूहर्ट के द्वारा, ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे, उनके द्वारा। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to the Dr. Arcuhart। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा कोई भी पर्सन जिसको टैग्ड बटरफ्लाई मिलती है वो तुरंत से उस टैग को डॉक्टर अर्क्यूहर्ट को सेंड कर दे, भेज दे। एब्राइट्स वर्क ऑन बटरफ्लाईज। अब एब्राइट ने बटरफ्लाईज पर क्या काम किया, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन इन हिज एरिया लास्टेड 6 वीक्स इन लेट समर। अब जो एब्राइट जिस जगह रह रहे थे
वहां पर जब समर एंड होने वाला होता है उससे 6 वीक्स बिफोर, मीन्स लास्ट के 6 हफ्तों में जब समर पूरी तरह खत्म होने वाला होता है, तब वो सीजन होता है बटरफ्लाईज को कलेक्ट करने का। इट वॉज डिफिकल्ट टू कैच देम वन बाय वन, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था कि बटरफ्लाईज को एक एक करके पकड़ा जाए। सो एब्राइट डिसाइडेड टू रेज ए स्टॉक ऑफ बटरफ्लाईज हिमसेल्फ, इसलिए एब्राइट ने क्या डिसाइड किया कि वो सारी बटरफ्लाईज को खुद ही कलेक्ट कर लेंगे। हियर द मीनिंग ऑफ रेज इज कलेक्ट करना। हाउ वुड कैच ए फीमेल मोनार्च एंड टेक हर एग्स, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो फीमेल मोनार्च को जो है पकड़ेंगे एंड टेक हर एग्स, और उनके अंडे ले लेंगे। ही रेज्ड दैम इन हिज बेसमेंट, और उन्होंने ऐसा करने के बाद में सारी जो बटरफ्लाईज थी उनको अपने बेसमेंट में कलेक्ट किया। ही स्टडीड देयर डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू एडल्ट बटरफ्लाईज। अब उनका काम क्या था, उन्होंने क्या स्टडी की कि किस तरह बटरफ्लाईज एग से कैटरपिलर में चेंज होती है, कैटरपिलर से प्यूपा में, और प्यूपा से किस तरह एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो ग्रो करती है। Then he tagged the butterflies wings and let them go, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो एडल्ट बटरफ्लाईज हो गई तो उनके विंग्स पर टैग किया और उनको जाने दिया, मीन्स छोड़ दिया। He continued to do this work year after year, और उन्होंने कई सालों तक, एक साल के बाद दूसरे साल, कई सालों तक इस वर्क को उन्होंने कंटिन्यू रखा। एब्राइट लॉसेस इंटरेस्ट इन बटरफ्लाईज, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह एब्राइट को इंटरेस्ट बटरफ्लाईज में ग्रो हुआ, उन्होंने कैसे कैसे बटरफ्लाईज को टैग किया। बट नाउ वी विल रीड, अब हम पढ़ेंगे कि एब्राइट का इंटरेस्ट जो था वो बटरफ्लाईज में लॉस्ट कैसे हो गया। However, एब्राइट began to lose interest in tagging butterflies, लेकिन एब्राइट का इंटरेस्ट जो था बटरफ्लाईज को टैग करने में खत्म हो गया। The reason was that, और इसके पीछे का कारण क्या था, there was no feedback, कि उन्होंने जो भी काम किया उसके लिए उनको कोई भी इनकरेजमेंट नहीं मिला। इट मीन्स इफ एनीवन इज डूइंग समथिंग गुड देन अदर पीपल हैव टू मोटिवेट दैट इंडिविजुअल, कि लोगों को उस पर्सन को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ओनली 2 बटरफ्लाईज टैग्ड बाय हिम वर रिकैप्चर्ड नॉट फार फ्रॉम हिज प्लेस। अब क्या था, सिर्फ 2 ही टैग्ड की हुई, जो कि उन्होंने, किसने, एब्राइट ने जो बटरफ्लाईज टैग की थी उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाईज जो थी वो उनको मिली, लोगों ने पकड़ी, लेकिन वो भी क्या था, उनके प्लेस से बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं गई थी। रियल एक्सपेरिमेंट्स, अब जो था एब्राइट की लाइफ के रियल मीन्स जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स थे वो क्या थे। इन 7th grade एब्राइट गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। 7th स्टैंडर्ड में जब एब्राइट पहुंच गए तब उनको एक हिंट मीन्स एक उनको क्लू मिला कि रियल साइंस एक्चुअली में होता क्या है। ही एंटर्ड ए कंट्री साइंस फेयर, हियर द कंट्री साइंस मीन्स विलेज साइंस फेयर। वो जो थे, क्या होता है, एब्राइट अपने ही टाउन में, अपने ही विलेज में एक साइंस फेयर में गए। His entries were slides of frog tissues, अब उनकी एंट्रीज किस चीज के साथ में वो वहां पर गए थे, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, फ्रॉग टिश्यूज के स्लाइड्स क्या होते हैं उसके साथ उन्होंने वहां पर एंट्री ली थी। He realized later that, बाद में उनको ऐसा रियलाइज हुआ, उनको महसूस हुआ that the winners in the contest had tried to do real experiments, वहां जाकर उनको ये महसूस हुआ कि जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो उनके रियल एक्सपेरिमेंट्स थे। देयरफॉर उसके बाद ही बिगेन टू वर्क ऑन इंसेक्ट्स, उसके बाद उन्होंने इंसेक्ट्स पे, इंसेक्ट्स मीन्स ए स्मॉल क्रिएचर्स, मीन्स जो कीट पतंगे होते हैं, लाइक वैस, मॉस्क्यूटोज एक्सेट्रा, मीन्स अब क्या था, उन्होंने इंसेक्ट पर काम करना शुरू किया। ही कंसल्टेड डॉक्टर अर्क्यूहर्ट एंड वर्कड ऑन हिज आइडिया, इसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए डॉक्टर अर्क्यूहर्ट से भी कंसल्ट किया, उनसे भी बात की और उनके जो आइडियाज थे उस पर एब्राइट ने वर्क किया। दस ही वॉन मैनी प्राइजेस इन हिज प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्राइज भी जीते। इन 8th grade, अब 8th grade में क्या हुआ, इन हिज 8th grade प्रोजेक्ट, उनके 8th grade के मीन्स 8th स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट में एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। अब एब्राइट ने क्या किया,
उन्होंने वायरल डिजीज का कारण क्या है उसको ढूंढने की कोशिश की, जो कि आसपास के जो मोनार्च कैटरपिलर्स होते थे कुछ ही सालों में उनको खत्म कर देते थे। ही थॉट दैट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय ए बीटल। अब उन्होंने क्या सोचा कि ये डिजीज जो है वो बटरफ्लाइज में कैसे फैलती है। बीटल इट इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं झिंगुर। झिंगुर टाइप का एक इंसेक्ट होता है। उनका मानना ये था कि उससे ये डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है, फैलती है। सो ही ट्राइड टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बीटल्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को उन्होंने कलेक्ट किया। He didn't get any real results from this experiment. लेकिन उनको इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी जो एक्चुअल रिजल्ट था वो नहीं मिला। But he continued to work honestly and won a prize. उन्होंने क्या किया, अपने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने ऑनेस्टली बहुत अच्छी तरह कंटिन्यू रखा, उनको स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं, और उसके लिए भी उनको कई प्राइजेस मिले। Resumes work on butterflies. अब क्या था, उन्होंने फिर से बटरफ्लाइज पे काम करना शुरू किया। His next project was related to वायसराय एंड मोनार्च बटरफ्लाइज। अब उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या था, जो वायसराय थी और जो मोनार्च बटरफ्लाइज थी उनपे उन्होंने काम करना शुरू किया। His aim was to test the theory whether वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च बटरफ्लाइज। अब उनका एम क्या था, जो उन्होंने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसका टारगेट क्या था, उन्हें ये देखना था, उन्हें वो थ्योरी टेस्ट करनी थी कि क्या वायसराय बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनार्च बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू वर्ड्स। अब क्या था, उन्होंने इसके ऑर्डर में अपने आप को जो था सारा कुछ उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि मोनार्चेस डोंट टेस्ट गुड टू वर्ड्स। मोनार्च बटरफ्लाइज जो थी उनका वर्ड्स में कोई भी जो था अच्छा टेस्ट नहीं था। सो द वायसराय बटरफ्लाइज ट्राई टू लुक लाइक मोनार्च सो दैट दे आर नॉट ईटन बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो किसको खाती हैं, इंसेक्ट्स को। अब क्या था, जब मोनार्च बटरफ्लाइज जो थी वो वायसराय बटरफ्लाइज जो थी उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने मोनार्च बटरफ्लाइज के साथ में रहकर उनके जैसे दिखने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बर्ड्स जो है वो मोनार्च बटरफ्लाइज को नहीं खाती हैं, टच नहीं करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो उसी तरीके से मोनार्च बटरफ्लाइज की तरीके से दिखेंगी तो डेफिनेटली बर्ड्स जो है वो वायसराय बटरफ्लाइज जो थी उनको भी नहीं खाएंगी। एब्राइट फाउंड दैट ए बर्ड नेम्ड स्टारलिंग ईट्स नथिंग एक्सेप्ट मोनार्च बटरफ्लाइज। लेकिन एब्राइट ने क्या पाया कि एक बर्ड जिसका नाम स्टारलिंग था वो सिर्फ मोनार्च बटरफ्लाइज को छोड़ करके वो और कुछ भी नहीं खाती थी, वो सिर्फ क्या खाती थी, मोनार्च बटरफ्लाइज। दिस प्रोजेक्ट वॉज गिवन द फर्स्ट प्राइज इन द जूलॉजी सेक्शन। और इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी सेक्शन में फर्स्ट प्राइज मिला, जिसको कि पहले किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया था। एब्राइट्स सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल। अब जबकि एब्राइट का जो था सेकेंड ईयर था सीनियर स्टडीज में। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अपनी सीनियर स्टडी में उनका सेकेंड ईयर, एब्राइट बिगेन द रिसर्च विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। मीन्स एक ऐसा इंसेक्ट जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उसके हार्मोन्स कैसे होते हैं, उस पर डिस्कवरी करने के बारे में उन्होंने स्टार्ट किया, सोचा। इनडायरेक्टली इट लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। इनडायरेक्टली जो था, ये किस चीज की डिस्कवरी करने जा रहे थे, वो क्या थ्योरी जो थे वो इन्वेंट करने के बारे में सोच रहे थे, द थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं, सेल्स की लाइफ की जो थ्योरी है वो क्या होती है, इनडायरेक्टली वो उसको जो थे डिस्कवर करना चाह रहे थे। नाउ हिज सब्जेक्ट वॉज, अब उनका सब्जेक्ट क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्च प्यूपा। जो मोनार्च प्यूपा होता है उसकी बॉडी पर जो है टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, तो उसका पर्पस क्या है, अब उनको ये डिस्कवर करना था। अर्लियर इट वॉज थॉट, पहले ये सोचा गया था, दैट द स्पॉट्स वर जस्ट डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल। पहले लोग क्या सोचते थे, जब तक एब्राइट ने ये डिस्कवर नहीं किया था तो लोग सोचते थे कि वो जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्च प्यूपा पर, वो कैसे होते हैं, वो उसको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑर्नामेंटल जैसे, या फिर वो डेकोरेट करने के लिए होते हैं, ओनली फॉर डेकोरेशन। Ebright proved that these spots were producing hormones necessary for the full development of a butterfly. लेकिन एब्राइट ने ये प्रूव किया कि जो ये गोल्ड स्पॉट्स होते हैं प्यूपा पर,
ये जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है किसी भी बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने भी उनको जो ब्लेज फेयर था उसके साथ में ये वहां गए और इनको वहां पर भी फर्स्ट प्राइज मिला इनके इस प्रोजेक्ट को। कॉन्टिन्यूअस एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स। और इसके बाद भी एब्राइट ने क्या किया, एक के बाद एक दूसरे एक्सपेरिमेंट जो थे उन्होंने कंटिन्यू रखे। एज ए हाई स्कूल जूनियर, जब वो अपने सेकेंड हायर एजुकेशन में जूनियर क्लास में थे, एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा। उन्होंने मोनार्च प्यूपा पे अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो कंटिन्यू रखे। इन हिज सीनियर ईयर, जब वो अपने सीनियर ईयर में पहुंच गए, ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्च विंग इन ए कल्चर। उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्च बटरफ्लाईज होती हैं उनके विंग्स में सेल्स किस तरह ग्रीव करते हैं, इस पर उन्होंने रिसर्च की। ही शोड दैट, उन्होंने दिखाया कि द सेल्स वुड डिवाइड, कि सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स। और क्या होगा, जब बटरफ्लाई ग्रो होगी तो उसके विंग्स पर वो नॉर्मल स्केल्स में डेवलप हो जाएंगे। ओनली केवल इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। वो कह रहे हैं कि जो गोल्ड स्पॉट्स मोनार्च प्यूपा में थे उसके थ्रू वो क्या होता था, उसको फेडिंग होती थी जिससे कि हार्मोन जनरेट होते थे और सिर्फ इसके बेसिस पर ही बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मली ग्रो कर पाएंगे। द फॉलोइंग समर एब्राइट वेंट बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब एंड वर्कड ऑन द हार्मोन थ्योरी। उसी साल समर्स में एब्राइट जो थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैब में वापस गए और वहां पर उन्होंने हार्मोन्स थ्योरी पर काम किया। फाइनली he was able to identify the hormones chemical structure। और फाइनली अपने जो भी प्रोजेक्ट था उस पे काम करते करते जो हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। रिसर्च ऑन डीएनए। अब इसको हार्मोन्स जो होते हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको करने के बाद उन्होंने डीएनए की रिसर्च की। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, मीन्स 1.5 year लेटर, लगभग 1.5 साल के बाद, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एब्राइट को एक नया आइडिया आया और वो आइडिया क्या था कि जो सेल लाइफ की जो थ्योरी होती है उसके बारे में वो अब क्या करेंगे, इन्वेंट करेंगे। ही वॉज एबल टू गेट एन आंसर टू ए पजलिंग क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या किया, वो एबल थे उस आंसर को फाइंड आउट करने में जो कि पजलिंग क्वेश्चन में से उन्होंने निकाला था। हाउ द सेल कैन रीड the blueprints of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. अब क्या था, how the cell can read the blueprint of its DNA, किस तरह सेल जो है वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है। और डीएनए क्या है, ये एक सब्सटेंस है न्यूक्लियस में, इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसका एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या कंट्रोल करता है, हेरिडिटी। मीन्स हेरिडिटी मीन्स आ सिंपल हैबिट्स और द थिंग्स विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो एक जनरेशन से, एक वंश से दूसरे वंश में जनरेट होती हैं। इट इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, जो कि लाइफ के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। इफ हिज थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उसकी थ्योरी जो है वो सही प्रूव हो जाती है, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तब क्या होगा, ये एक ह्यूज, एक ग्रेट स्टेप होगा किस प्रोसेस को समझने के लिए, कि लाइफ की प्रोसेस को अच्छी तरह समझ पाने के लिए। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। और उन्होंने क्या किया कि ये जो न्यू आइडिया है मे बी ये क्या करे, लीड करे, आगे बढ़ाए कुछ तरीके के कैंसर से बचाव। एब्राइट्स टीचर गिव्स ए कॉम्प्लीमेंट। इतने सारे रिसर्च करने के बाद उनके टीचर ने, एब्राइट के टीचर ने उनको एक बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दिया। वो कॉम्प्लीमेंट क्या था, एब्राइट्स टीचर मिस्टर वेरर पेड ए फाइन कॉम्प्लीमेंट टू एब्राइट। एब्राइट के जो टीचर थे मिस्टर वेरर, उन्होंने एब्राइट को क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, इन हिज वर्ड्स, उनके वर्ड्स में, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। रिचर्ड को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जीतने में, फॉर विनिंग सेक, वो जीतने के लिए ही था। ही वॉज विनिंग, वो जीतता था बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड,
वो सिर्फ अच्छे काम करता था जो कि वो कर सकता था और उसके लिए वो लगातार जीतता था। अ फर्स्ट रेट माइंड मीन्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेरी क्लेवर मीन्स एक ऑनेस्ट पर्सन, क्यूरियोसिटी, उसमें उत्सुकता का होना, एंड द विल टू विन, और उसमें एक चाह का होना क्योंकि वो जीतना चाहता था। वर एवराइट्स ग्रेट क्वालिटीज एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक वैज्ञानिक के तौर पर एवराइट में ये सारी गुड क्वालिटीज थी। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, आई होप यू विल गेट इट। आपको ये समझ में आया।